ओम शांति। अनुभव मुक्ति के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सुंदर अनुभवों से भरपूर हो रहे हैं और ये अनुभव हमारे जीवन में खास प्रेरणादायी भी साबित होते हैं, क्योंकि जब समय पर परिस्थिति पर कोई बात आती है तो हमें ज़रूर याद आता है कि इस आत्मा ने कैसे इसको पार किया और किस प्रकार से हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलना है। तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास बाबा के बहुत सारे पुराने बच्चे अनुभव सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो आज भी हम जिनसे अनुभव सुन रहे हैं, आदरणीय सुशील भाई जी, आप बाबा के बहुत पक्के नूरे और कुमार ऐसे रतन हैं। बचपन से ही ज्ञान में है, ज्ञान में लगभग 25 साल से भी ज़्यादा आपको हुआ है और साथ ही में आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो सारे ज्ञान में हैं और 20 से भी ज़्यादा जन परिवार में ज्ञान में है। उनमें से कई जैसे आपके मामा जी वगैरह मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएँ भी दे रहे हैं। आपका जो अलौकिक जन्म है वो नारायण गाँव से हुआ है और साथ ही में आप लौकिक में इंटीग्रेटेड बायोटेक में बीएससी विथ डिस्टिंक्शन और एमएससी बायोटेक है और मेडिकल मार्केटिंग में मेडिकल क्षेत्र में आप काम करते हैं, लौकिक में जॉब करते हैं। साथ ही में आपकी खासियत रही है कि इस कुमार जीवन में जॉब के कारण अलग-अलग शहरों में जाते हुए बैंगलोर में आपने 8 साल से भी ज़्यादा एक सेंटर में नवीनतापूर्ण सेवाएँ दी है। जॉब करते हुए आप सेंटर में रहते हुए सेंटर को सँभाल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा साउथ में जैसे बहनों की वैसे तो हर जगह कमी होती है, तो ये भी आपकी एक विशेषता रही है कि सेंटर के संचालन में, सेंटर के विस्तार में आपने बहुत सुंदर और अच्छी सेवाएँ दी है और इसीलिए कोर्स करने से लेके खाना बनाने से लेकर के मुरली सुनाने तक की हर प्रकार की सेवा में आप पूर्ण हैं। साथ ही में आप ऑलराउंडर सेवाधारी हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और कन्नड़, ये 4 भाषाओं में आप निपुण हैं और बाबा का एक कन्नड़ गाने का एल्बम निकला पिछले ही साल और उसका जो खास उद्घाटन है वो दादी जी के द्वारा हुआ, तो उसके आप प्रोड्यूसिंग डायरेक्टर भी थे। तो म्यूज़िक क्षेत्र में भी आपने बहुत सुंदर सेवाएँ दी और खास ये एल्बम जो है वो बाबा के गानों का था। साथ ही में आपने आध्यात्मिक, धार्मिक तत्वज्ञान इतिहास या विज्ञान से संबंधित 700 से भी ज़्यादा लौकिक-अलौकिक किताबें पढ़ी हैं। तो ये विशेष आपकी धारणा है कि ज्ञान को कैसे हम अच्छी रीति से धारण करें, मनन चिंतन करें। और अभी लॉकडाउन में खास करके आप कुमार चरितमानस और कुमार करे कमाल, ये 2 सीरीज़ में खास टेक्नोलॉजी का जो भी सपोर्ट चाहिए या जो भी अच्छे-अच्छे स्पीकर्स कुमारों को गाइड करने के लिए मिलते हैं, सीनियर कुमार, उनके साथ बातचीत करना या सेटअप करना, होस्ट करना, तो ये सारी लॉकडाउन में भी सेवाएँ आपने दी। तो इस प्रकार से आप बहुत विशेषता संपन्न आत्मा है। साथ ही में खास चिंचवड़ सेंटर में आप यहाँ पे चिंचवड़ में जॉब के कारण लगभग 2.5-3 साल हो गए कि आप यहाँ पे शिफ्ट हुए और बहुत अच्छी-अच्छी सेवाएँ, चाहे फिर दीदी के सिल्वर जुबली हो, उसमें कुछ ड्रामा की सेवा या जैसे शिवरात्रि में हमने सब धर्मों का मालिक एक है, सबका मालिक एक है, ये झांकी जो की थी उसका सेटअप हो, तो ऐसी बहुत सुंदर-सुंदर सेवाएँ एज़ अ डायरेक्टर गाइड करने के रूप में आपने दी। तो ये भी एक विशेष है कि जब भी कुमार आते हैं और ये भी इतने पुराने निश्चय बुद्धि कुमार आते हैं, तो बेशक सेवाओं में 4 चाँद तो लगते ही है, क्योंकि ख़ास करके कैसी सेवा करनी है, प्लानिंग के थ्रू करनी है और कैसे साधनों को यूज़ करते हुए सेवा में और आगे बढ़ना है, ये आइडियाज़ कुमारों से हमेशा मिलते रहते हैं। तो आइए अब उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे कि कैसे वो ज्ञान में बचपन से चले और इस कुमार जीवन में क्या-क्या ऐसे मुख्य अनुभव है जो उन्हें आए और साथ ही में बाबा ने कैसे पकड़ा, क्योंकि जैसे हम उनका फ़ेवरेट सॉन्ग भी आप जो लेट जुड़े वो नहीं, लेकिन पहला जो सॉन्ग चला कि कैसे बाबा फ़िल्मी गाना था लेकिन कैसे मुसाफिर को बाबा ने पकड़ लिया, तो इसी से पता चलता है कि आपका बाबा के ऊपर कितना प्यार और निश्चय है। तो आइए उनके ही द्वारा हम सुनते हैं कि कैसे वो ज्ञान में आए। ओम शांति।
ओम शांति। कल मुरली का गीत था, हमें उन राहों पर चलना है, गिरना है, संभलना है। हम ऐसे दीपक है दूसरों के लिए तूफान में, जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ गीत था। तो वैसे ये लौकिक का गीत है और स्ट्रगल इस गीत के द्वारा बताया गया है। स्ट्रगल सभी के जीवन में होता है, संघर्ष, दुख भी कलयुग होने के कारण ज्ञानी अज्ञानी सभी को कभी ना कहीं फेस करना ही पड़ता है। तो जैसे कि परिचय में बताया गया कि मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे जीवन में जो भी स्ट्रगल हुआ या फिर दुख हुए उसका मार्केटिंग ना करूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी, क्योंकि जब से मेरे को बताया है कि अनुभव सुनाना है तो मैं कंफ्यूज था क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो आज अमृत वेले में हमने सोचा कि एक्सपीरियंस तो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, ओपिनियन होता है, दृष्टिकोण के ऊपर आधारित होता है। तो जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूंगा कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण और रिएक्टिव नहीं, कोई प्रतीकात्मक या फिर बायस न हो, पूरा न्यूट्रल रीति से मैं बताने की कोशिश करूंगा। और एक्सपीरियंस क्या होता है, एक स्माइल्स के जैसे होता है। जैसे पूरे एक कोई भी व्यक्ति पूरा जीवन का एक्सपीरियंस अपने चेहरे के ऊपर लेके घूमता रहता है। अगर कोई अच्छा परखने की शक्ति किसके पास होगी, कोई भी अच्छा पक्का योगी होगा तो किसी को भी उसके चित्र से, चेहरे से उसके चरित्र को जान सकता है। वैसे स्माइल भी अनेक प्रकार की होती है। कोई स्माइल का ढोंग रचता है किसी को खुश करने के लिए, तो कोई विनोद भाव से हंसता है, छोटे छोटे विनोद के ऊपर हंसता है। और दूसरा होता है एक स्माइल जो अपने दुखों को छुपाता है। जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेजिक होती है, ट्रेजिक कॉमेडी होती है, डार्क कॉमेडी होती है, या फिर टोटली डार्क होती है, तो उनको भी छुपाता है। और तीसरे प्रकार का स्माइल होता है जो रूहानी होता है, पूरे खुशी से बाहर आता है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप उससे दिखता है। तो तीनों प्रकार के एक्सपीरियंस हर एक के जीवन में होते हैं, हमारे जीवन में भी हुए। तो जो टाइप 1 का है सिर्फ विनोद, मुझे लगता है कि बचपन से हमारे को एक सम्मान मिला, बहुत सारे सम्मान मिले, और बाबा बहुत महिमा करता है मुरली में। तो इतनी महिमा सुनकर के हम अपने आप को हीरो समझने लगे थे बचपन में। हीरो का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम अपने आप को साधारण कभी नहीं समझते। उसके कारण क्या होता है, एक तो बीके, उसमें छोटे बच्चे और बचपन से ज्ञान में होने के कारण दुनियाई बातों से अनजान, तो ऐसा भोलापन जब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने या फिर हीरोगिरी से ये हो जाता है, टकराता है, तो बड़ी बड़ी कॉमेडी चीजें होती रहती है। तो मेरे जीवन में ऐसी बहुत चीजें हुई है, फनी है, वो मैं कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूं, और वो पर्सनल के लिए यूज करता हूँ। जब भी अकेला होता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, हंसी आती है, और कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जन्म नारायण गांव में ही हुआ। वैसे तो हमारे माता पिता जी कर्नाटक के हैं, बीदर के। उनको तकरीबन 40 साल हो गए नारायण गांव में शिफ्ट होकर के, मेरे माताजी पिताजी को, खास करके पिताजी को। माताजी तो बाद में, उनका विवाह, शादी के बाद माताजी भी आ गई। तो धर्म कर्म संयोग से इस फैमिली में जन्म हुआ, और जरूरी नहीं है कौन से फैमिली हम पैदा होते हैं, फिर भी उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भाग्य का, बाबा के कृपा का, या फिर मेरे पूर्व संचित पुण्यों का,
कि ऐसे फैमिली में जन्म हुआ जो कि सैकड़ों सालों से वरना इससे क्या कहते हैं, कास्ट के कारण हम कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। विश्वकर्मा ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ तो भक्ति मार्ग तो था ही, लेकिन खास करके शैव प्रकार के ब्राह्मण जो कि शिव और शंकर जी के अलग अलग रूप को पूजा करते हैं। हमारे घर में 15 दिन में हर एक बार पूजा होती थी, हर 15 अमावस्या को, सॉरी 15 दिन में नहीं, हर अमावस्या को पूजा होती थी और उसमें हम सभी को बुलाते थे। तो बड़ा वो था, भक्ति वगैरह था, लेकिन हमारे पिताजी ने ही थोड़ा डेयरिंग। जी, ओम शांति। तो जो भी बचपन से ज्ञान में होते हैं, मुझे लगता है माता पिता जी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये भी जो भी बचपन से ज्ञान में होते हैं, ये ऐसा है कि हम प्रोडक्ट है और हमारे जो लौकिक मैन्युफैक्चरिंग है, माता पिताजी मैन्युफैक्चरर, उनका काफी रोल रहता है। हमारे पिताजी जो थे उनमें कुछ एक चीजें थी, माना ऑर्डिनरी, हमारा सब कुछ ऑर्डिनरी था, कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ एक चीजें बहुत क्या कहते हैं, कारणीभूत रही कि हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन प्रभावित कर सके। पिताजी वैसे रिस्क टेकर नहीं थे, गरीब फैमिली से आए थे, अकाल था 1972 में, तो अकाल के कारण हमारी फैमिली माइग्रेट हुई थी, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई थी, गांव का सब कुछ बेच दिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो रिस्क टेकर नहीं थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे पहचान बढ़ा करके उन्होंने अच्छा बिजनेस बनाया था गांव में। तो क्या होता है कि थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहती, तो थोड़ा डर डर के ही वो मना बड़े बने, और अमीर तो कभी नहीं बन पाए। उनका नाम धनराज है, और हमने भी बहुत गरीबी देखी बचपन में, लेकिन पिताजी का एक गुण था, दो तीन गुण थे। एक था कि उनका स्वभाव बहुत सरल था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। हमको बहुत अभिमान है, गर्व है उस चीज के ऊपर, क्योंकि मुझको लगता है कि वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उन्होंने हमको वही सिखाया। अभी भी बचपन में भी हमको एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी से सिखाई थी, ज्ञान तो मिल गया। एक उन्होंने चीज सिखाई थी कि कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना, कोई भी हो। और दूसरी चीज उन्होंने सिखाई थी कि अभी भी सिखाते हैं कि भाई अहंकार में नहीं आना चाहिए, चीज कभी अपने आप को गुरु नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल होना चाहिए। अभी कल परसों भी हमने पूछा कि हमारा अनुभव है सेंटर में, तो हमको एक दशरथ भाई जी ने वह वरदान दिया था बचपन में, आपको याद है? मेरे को याद नहीं है, आप बताओ। तो उन्होंने बोला, आप क्यों अपने बारे में इतना बताना चाहते तुम, बाबा का नाम बताओ, बाबा के बारे में बताओ। तो उन्होंने भी अवॉइड किया। और माताजी जो थी वो भी बहुत बड़ी सरल स्वभाव की है, हमारी माताजी भूली है, और हमारे दादाजी भी ज्ञान में हैं। तो ऐसे परिवार में थे हम। हमको याद है कि मुझे को लगता है 5 साल की आयु में हम ज्ञान में आए 1992 में, और बहुत छोटे थे हम, हमको ठीक से याद नहीं है सब कुछ, लेकिन हमको याद है कि हम सेंटर में थे। नारायणगांव का सेंटर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर था, क्योंकि पुराना था, और हम बड़े भाग्यवान समझते कि ऐसे सेंटर में, ऐसे गांव में, सिर्फ गांव में नहीं, हम तो बहुत भाग्यवान समझते कि हम महाराष्ट्र में पैदा हुए, क्योंकि बड़ा ओपन माइंडेड लोग हैं यहाँ पे, और अच्छे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमको मिले। और नारायणगांव का सेंटर जो है मधुबन से कुछ कम नहीं लगा हमको बचपन में। बचपन में मम्मी पापा ने बताया कि ये जो दशरथ भाई जी ना, ये ब्रह्मा बाबा है हमारे लिए। तो वो बैठ गया दिमाग में, और बोला कि जो हमारी संगीता दीदी बहन जी है, वो हमारी मम्मा है। तो फिट बैठ गया, बचपन में जो जो बताते थे ना वो फिट बैठ जाता था। और हमारे बचपन की विशेषता है कि हम बहुत समझदार थे। पता नहीं क्या संस्कार था हमारे में, कभी हमने हट नहीं किया, जिद नहीं किया, कभी एक बार भी नहीं रोए कोई वस्तु के लिए। हम थे 4-5 साल के ही, अगर हमको कोई बिस्किट भी चाहिए, कुछ लेना भी है, कुछ भी खिलौना भी लेना है, तो हम नहीं मांगते थे। उतना ही नहीं, हमारे बीएससी तक हमने कुछ नहीं मांगा,
जो मिला वही लिया, कभी एक्स्ट्रा नहीं मांगा, कभी बोला नहीं कि ये कलर का शर्ट चाहिए, ये कलर का पैंट चाहिए, कभी नहीं बोला। पता नहीं वो कैसे आया था हमारे में गुण, और सभी को बताते थे और सभी को यही लगता था, देखो सुशील कैसा है, अपने माता पिताजी को कुछ भी तकलीफ नहीं देता है। तो बचपन से वैसे ही था। अगर माता पिताजी ने भी बोला कि ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, पता नहीं वो क्या समझ थी, 4-5 साल का ही था, 6 साल का ही था, लेकिन बोलता था कि पैसे है क्या आपके पास, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना। मेरे को लगता है वो पता नहीं वो बहुत सुंदर संस्कार कैसे आया हमारे में, वो समझदारी बहुत हेल्प की। और ऐसे बड़े हो गए, तीसरी कक्षा में आए। तीसरी कक्षा में आने के बाद पिताजी ने बोला कि आपको कोर्स करना है। तो कोर्स किया। कोर्स भी 3 बार हुआ मेरा। पहली बार 1-2 दिन सिर्फ चित्र एक्सप्लेन किए, तीसरी कक्षा कंप्लीट हुआ था। तो उनके वो बहन जी ने सब समझाया, मेरे को लगा हो गया कोर्स, क्योंकि उसके पहले हम रोज जाते थे सेंटर को और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते थे, मुरली सुनाते थे, और गुरुवार को तो मिस नहीं करते थे क्योंकि भोग रहता था, भोग खाने के लिए जाते थे बचपन में। और चॉकलेट भी मिलती थी, जिस दिन जाएंगे सेंटर को, आते वक्त ऑन द वे दुकान लगता था तो चॉकलेट मिलती थी। और बहन जी भी हमको चिढ़ाते थे हमारे रिश्तेदार भी चिढ़ाते थे कि ये खाने के लिए जाता है सेंटर। हम बोलते थे नहीं, हम खाने के लिए नहीं जाते छोटे थे, लेकिन मजा आता था। तो तीन उस एक ही महीने में हमारा 3 बार कोर्स हुआ, क्योंकि पहली बार कोर्स हुआ ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया था। दूसरी बार कोर्स हुआ, हम लास्ट के 1-2 दिन बुआ के पास चले गए। फिर आगे हमको लगा बचे हुए 2 दिन सिखाएंगे, बहन जी ने बोला नहीं 2 बार फिर से करना है। तो टोटल 3 बार कोर्स हुआ। और हमको याद है कि हमारा ओम शांति। तो एक मई को रिजल्ट लगता है, तो उसके 4 दिन पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, इसलिए बर्थ डेट भी अच्छी तरह से याद है। 1995 में हमारा कोर्स हुआ था और आज 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल था। जैसे जैसे हम बड़े बने, हमारे पिताजी का कारोबार भी अच्छा बढ़ा, हमारा कपड़े का दुकान हुआ। फिर पिताजी के पास एक 14-15 जन काम करने आए, तो उनको लगा कि चलो अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो उस टाइम उनको लगा कि सब बाबा करा रहा है, वो बाबा ही तो करा रहा था। लेकिन पता नहीं वैराग्य थोड़ा उनमें ज्यादा बढ़ता गया, और वो बोले कि नहीं, मेरे को ये पैसा वैसा में नहीं रहना है, थोड़ा सेवा वगैरह में ध्यान देना है। तो हमने हमारा दूसरा एक ब्रांच खोला नजदीक में ही, एक 20-30 किलोमीटर के गांव में। तो उस गांव में हमने ब्रांच भी खोला, और उस गांव में कोई सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला नहीं थी, चलती थी, बंद हो गई थी। और वो हमने चलाने के लिए उधर शुरू किया। तो 1 साल वहां पे हम रहे। तो इस दौरान जो उधर गीता पाठशाला चलाई, तो उसके दौरान बड़े नशे में उन्होंने शुरू की। और उधर एक ऑलरेडी गीता पाठशाला के लिए घर बना हुआ था, क्योंकि शंकर हंडे भाई, जिनको बॉम्बे में जो रहते हैं या फिर किसी किसी को पता होगा, शंकर हंडे भाई बहुत नामी ग्रामी बीके है और अच्छे बिजनेसमैन है। उन्होंने वो बना के दिया था। उस गांव में वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे, और वो बॉम्बे में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। तो उनका वो से गीता पाठशाला था, तो हम उसमें रहे 1 साल। तो उधर स्टार्टिंग में कुछ पुरानी माताएं थी, धीरे धीरे 1 साल के बाद एक 20-30 जनों का उधर संख्या हो गई। लेकिन 1 साल के बाद जो वैराग्य आया था पिताजी को, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको मुझे लगता है चैलेंजेस उनके इसमें आया, कि उनको थोड़ा सेंटर का याद आने लगा, नारायणगांव का पालना का याद आने लगा। बिजनेस भी उतना जितना चाहिए था उतना उधर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो जब रिटर्न आ गए तो सिचुएशन अलग था हमारा टोटली। तो हमने जैसे कि अलग करते हैं ना, तो जो दुकान था गांव में वो हमारे चाचा जी को दिया था, और हमने टोटली अलग से दुकान डाला, फिर से उनमें शामिल नहीं हुए। तो उसके बाद थोड़ी हमने गरीबी देखी। लेकिन जैसे परसों नवनाथ भाई जी ने कहा कि भले ही हम गरीब थे, लेकिन राजकुमार के जैसे हमने पूरा जीवन बिताया। तो ऐसे हुआ मेरे साथ भी, शायद हमारा भाग्य कहे।
बचपन से बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा। और एक कारण हो सकता है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में हमारे पिताजी सबसे बड़े है, सबसे बड़ा मैं, तो पहला लड़का होने के कारण बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो तो उसके कारण राजकुमार के जैसे रहे। और आज से मेरे को लगता है 12 साल पहले की बात आपको बताता हूँ। 12 साल पहले 2 साल हमारे घर में करंट नहीं था। तो पूरे गांव में करंट रहता था, हमारे गांव में करंट नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी कंटिन्यूअस 3-4 साल अर्थराइटिस के कारण बेड रेस्ट पे थे। बहुत कम काम कर पाते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती थी। 3-4 साल वो अच्छे से हेल्थ मेंटेन नहीं किया कर पाए। और वही ऐसा समय था कि जो हम क्या कहते हैं उसको, कुमार अवस्था में या फिर उसको टीनेज टीनेज आयु में हम पदार्पण कर रहे थे। तो और एक चीज बताना चाहेंगे हम, ये सब जो भी हो रहा था, लेकिन बाबा वॉज द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। बाबा हमारे सेंटर में था, हमारा जो भी जीवन था उसके अराउंड रिवॉल्व करता था। हम सेंटर से 1-2 किलोमीटर दूर रहते थे। 4th स्टैंडर्ड तक हम सेंटर रेगुलर नहीं जाते थे, सिर्फ गुरुवार को, सैटरडे संडे जाते थे। लेकिन हमारी सुविधा के लिए पिताजी ने सेंटर के बगल में ही, माना सेंटर से पास में ही घर लिया। तो उस दिन से 5th स्टैंडर्ड से मैं 12th स्टैंडर्ड तक एक दिन भी मुरली नहीं मिस किया होगा। सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा 1-2 महीना, 2-3 महीना मैंने मिस किया, लेकिन मुरली कभी नहीं। बोर्ड की एग्जाम भी है, तो एग्जाम के दिन भी हम कभी मुरली मिस नहीं करते थे। और हमारे छोटे बहनों को हमारे पिताजी डांटते थे, देखो तुम्हारा बड़ा भैया 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, फिर भी वो कभी मुरली नहीं मिस करता है, और तुम लोग हो कि भाई मुरली मिस करते रहते हो। तो 12th स्टैंडर्ड तक हमारा पुरुषार्थ बड़ा अच्छा रहा। 9th स्टैंडर्ड में हमको एक एग्जाम आया, हमारे जीवन में एग्जाम नहीं कहेंगे, वो दौर ही ऐसा होता है, एज ही ऐसा होता है, 14, 15, 16 जो एज होता है, खास करके कुमारों को हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है, सच है झूठ है, क्या है कैसा है। तो एग्जाम ये था, सभी ने बोला कि तुम, जैसे मुसलमान लोग बचपन से ही उनको बताया जाता है कि अल्लाह ही सच है, बाकी सब झूठ है, ऐसे ही तुम बचपन से ब्रह्म कुमारी में हो, इसलिए तुमको बताया गया है कि यही सच है, तो तुमको ऐसा ही लगता है। तो बात तो सही थी। और एक हफ्ते के अंदर सेम बात मेरे को 3-4 जनों ने बताई। तो थोड़ा वल्नरेबल रहता है वो स्थिति, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। तो हमने सोचा कि नहीं, हम थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो हमारे गांव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, हमारे गांव में स्वामी समर्थ था, उधर जाके बैठ गए हम, उधर थोड़ा दिन गए, देखा कि सच है क्या नहीं। स्वामी समर्थ के आश्रम में जाके बैठे 9th 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद स्वाध्याय परिवार में गए, उधर भी हमको बाबा का ज्ञान होने के कारण हमारी प्रतिभा उनको बड़ी भाई, तो उधर तो ऐसा हो गया कि उनको कोई तो मिल गया, चलो बहुत अच्छा मेंबर मिल गया, एक हमने अच्छा मेंबर क्रिएट किया, तो उधर भी हमको बहुत भाषण का चांस मिलता था। तो स्वाध्याय परिवार था। फिर वहां पे मेरा एक दोस्त था महानुभव पंथ में, उनका एक आश्रम है नारायणगांव में, तो उधर भी संदीप बोल के, संदीप उसका सरनेम नहीं है यार, संदीप बोल के एक हमारा फ्रेंड था। हम जाते थे वहां पे, समझने की कोशिश करते थे क्या है ये फिलोसॉफी। और हमारे घर के बगल में ही, माना मेरे को लगता है 30 मीटर 40 मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत की लाइब्रेरी थी, और हम लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिए। हमको पता चला कि हमारे गांव में कुछ मिलने वाला है नहीं ज्यादा आश्रम थे नहीं, तो हम किताबें पढ़ना शुरू कर दिए। पहले से किताब तो हमको बहुत पसंद थे। 5th स्टैंडर्ड से ही मैंने पहला किताब पढ़ा था विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र, जीवन चरित्र, जो कि अभी भी मेरे को बहुत फेवरेट है, बहुत सुंदर था। 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, तब से जो चटक लग गई। हमारे पिताजी को भी बहुत पढ़ने की आदत है, आज भी वो रात को पढ़ते जरूर है। तो वो शायद थोड़ा कैसे होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं हम लोग। तो बहुत पढ़ा, घर में बहुत किताबें होती थी, बाबा की बहुत किताबें होती थी, वो पढ़ते थे, तो वो तो आदत थी। लेकिन मेरे को पता है 9th और 10th स्टैंडर्ड में मैंने 2 साल में 200 से भी ज्यादा किताब पढ़ ली। किताब ऐसा लेता था, 2-2 3 दिन, 2-3 3 दिन तो खत्म होने तक उधर ही रहता था।
घर से 30 मीटर की दूरी पर रहता था ग्राम पंचायत, लेकिन खाना खाने के लिए भी नहीं आता था, बॉक्स लेके जाता था वहां पे। और वहां पे हमारा एक फ्रेंड था, उनका पहचान था लाइब्रेरियन के साथ, वो भी पढ़ने के लिए आता था। उसका नाम है अभिजीत कोराड़े। तो वो उसके पास चाबी रहती थी लाइब्रेरी की, तो उधर जाके पढ़ते थे। ऐसा होता था कि हम किताब पढ़ रहे हैं और इसकी पंछियों की आवाज आ रही है सुबह में, तो तब पता चल जाता था कि अभी सुबह हो गई। तो उस 2 साल में हमने सीखा कि जो बाबा का ज्ञान है परफेक्ट है, मुझे जरूरी नहीं है। मैंने सब उस टाइम में मैंने रिलीजियस किताबें पढ़ी, साइंटिफिक पढ़ी, सब सब चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ी, जो जो मिलता था वो सब पढ़ते थे। तो उसका बहुत फायदा हुआ। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड हो गया, फिर हम उदगीर को चले गए हमारा बीएससी बायोटेक करने के लिए, इंटीग्रेटेड बायोटेक। वहां पे हमको महानंदा दीदी जी की बहुत पालना मिली। उनका बड़ा गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर गिरा, क्योंकि अनुशासन प्रिय आत्मा थी, अनुशासन प्रिय टीचर थी। बड़ा डर रहता था आदर युक्त हमको उनके बारे में। बड़ा सेंटर था, काफी बड़ा सेंटर था। हमने देखा कि उस सेंटर में 2 पार्टी के एमएलए, माना एक बार एक पार्टी का दूसरे 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 टर्म को दूसरे पार्टी का एमएलए, तो एमएलए के जो भी उनके माता पिताजी थे वो भी सेंटर में आते थे। तो हम बड़े प्रभावित होते थे उनसे, और वो बहुत सारे प्रोग्राम रखते थे। नारायणगांव में हमको कभी किसी ने, नारायणगांव का बताना भूल गया नारायणगांव में हमको दशरथ भाई जी की बहुत पालना मिली। बचपन से हमने उनको ब्रह्मा बाबा के रूप में ही देखा। हमको उनका हर चीज दिव्य भव्य लगा। बहन जी का भी ऐसा ही था, प्यार बहुत मिला। कभी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमने दशरथ भाई जी का अच्छा बहुत सिर खाया है, बहुत प्रश्न पूछे हैं उनको। और दशरथ भाई जी बड़े विनम्रता से, बड़ा क्या कहते हैं, हमारे लेवल पे आकर के बात करके हमको कुछ कुछ चीजें समझाते थे। तो नारायणगांव की बहुत पालना की चीजें है। नारायणगांव में बहुत सारे लोग 30-40 साल से ज्ञान में थे। तो ऐसे सेंटर में हम कभी ऐसे चमके नहीं, मतलब हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया नहीं, लेकिन सबको देख करके बहुत सीखा, बहुत पालना मिला, और सभी ने बहुत प्यार दिया। फिर आते उदगीर में 3 साल थे हम, और उधर हमको हड्डी सेवा हमने सीखा। वहां पे बहुत ज्यादा हड्डी सेवा जो सीखा हमने उदगीर में सीखा, इतना हड्डी सेवा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम करेंगे। तो हम बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं बाबा को, खास करके हमारा जीवन को कैसे संवारा, कैसे बनाया। हमको आश्चर्य लगता है कि कैसे कैसे दौर से बाबा ने हमको डाला उसके अंदर, माना पुश किया, ढकेला, और हम ऑटोमेटिक स्विमिंग तैरना सीख गए। तो हड्डी सेवा हमका हमारे सेंटर में एक बार एक बहन जी ने बोला था कि सुशील भाई ये सब चप्पल है ना, ये उठा करके अंदर रख दो नारायणगांव में। हमको इतना गुस्सा आया था, पहली बार जीवन में किसी ने हमको सेवा दी थी, और बड़ा गुस्सा आया था। तो उसी दौरान जब हम हड्डी सेवा करके सीखे, थोड़ा कर रहे थे, तो हमको छुट्टियों में आते थे घर हम। तो छुट्टियां थी, और दशरथ भाई जी ने एक माताओं के लिए भट्टी रखी थी, पूना के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए माताओं की भट्टी। तो अपने पास कितना टाइम है अभी? 10 मिनट ओके। भट्टी थी, तो उसमें आत्म प्रकाश भाई जी आए थे, और दशरथ भाई जी ने बोला बहुत सालों के बाद ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो पूरा सेंटर रिनोवेशन करेंगे। तो पेंटिंग बिंटिंग सब चल रहा था, और मैं अभी अभी आया था, और मैंने तो सेवा करता था, घर सेंटर में ही पड़ा रहता था। तो बहुत अच्छा सेवा का चांस था। कंटिन्यूस 8-10 दिन हमने बहुत सेवा की उधर, और थोड़ा आया था नॉलेज, थोड़ा अकल आया था सेवा करने का, थोड़ा बड़ा बनने का है, थोड़ा बड़ा दिखाने का कुछ। तो सेवा इतनी हुई, आत्म प्रकाश भाई जी आए। जब भाई जी आए तो उसके 2 दिन में सोया नहीं था, 1 मिनट सोया नहीं था। कंटिन्यूअसली सेवा, अमृत वेला तक सेवा, और अमृत वेला होते ही गाना लगाना, गाना बजाना वगैरह चलता था। ऐसे 2 दिन हुआ, और आत्म प्रकाश भाई जी ने भी वो ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोल के भी दिखाया ये बहुत दौड़ रहा है। तो उनका डिस्कशन चल रहा था, हमने सुना वो। लेकिन क्या हुआ लास्ट में जब भाई जी जा रहे थे, तो हम बाहर थे, हमको कुछ सेवा दी थी,
हम बाहर थे और बहन जी हर एक की विशेषता बता रही थी कि ये करते, वो करते, ये करते। और हम बाहर में थे और हमने सोचा भाई मैं 15 दिन से इधर ही हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं करा रहा है, ऐसे कैसे? तो हमको बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ जीवन में, माना अच्छा खुश नहीं लगा। पहली बार एग्जाम आया था मेरे लाइफ में। तो फिर किसी ने बाहर आकर के बुला रहे, सभी को बुला रहे, चलो सभी को, अभी भाई जी जा रहे हैं, सभी को वरदान दे रहे। तो उसमें मेरे को वरदान मिला कि आप रूहानी बगीचे के ऐसे गुप्त खुशबूदार गुलाब हो जो जिसकी खुशबू चारों तरफ महकती है। माना हो तो गुप्त लेकिन खुशबू चारों तरफ महकती है। तब मैं रोया। मेरे को सेंटर में कोई जगह नहीं था, मैं पीछे के साइड में गया, स्टेप्स था, उधर से कोई ऊपर नहीं जाता था। तो उधर बैठ के मैं आराम से बाबा के साथ रोया। मेरे को बहुत आनंद का खुशी लगा कि भाई कोई नहीं देख रहा है तो बाबा देख रहे हैं हमको। तो हमेशा उसके बाद वो लास्ट था, कभी उसके बाद कभी नाराज नहीं हुए। और वो एक बहुत सुंदर 103 योग के अच्छे प्रयोग किए। एक हमने फरिश्ता स्वरूप का बहुत अभ्यास किया और उदगिर में ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कोई ना कोई आते ही रहते थे मधुबन के। तो एक बार ऐसा बहुत उमंग उत्साह तपस्या वाला मेरा स्थिति हो गया था। और एक बार ऐसा हुआ अनुभव कि 2-3 दिन ऐसा अनुभव रहा कि मेरे पाँव ही नहीं है, पाँव गायब हो गए। तो आप ऐसा फरिश्ता का इतना अच्छा से अनुभव करेंगे ना। तो मैं चलता था, मैं देखता था, मेरे को पाँव दिखते थे लेकिन लगता नहीं था कि मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ, मेरे को लगता था मैं उड़ रहा हूँ। तो इतनी खुशी का अनुभव होता था। फिर हमने एक बार सोचा कि भाई चलो तपस्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, पैसा तो नहीं था और ऐसे ही था सब। तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिवाली थी। दिवाली में सब दोस्तों को बोला मैं गाँव जा रहा हूँ। तो दो लोग भी, दोस्त भी गाँव गए और वहां पे सभी तरफ के आ गए, क्योंकि हम सभी तरफ दूर दूर से आते थे वहां पे, क्योंकि उधर सस्ते में एडमिशन मिला था। सस्ते में, पैसा का बहुत, सिर्फ 2000 में मेरे को पर ईयर खर्चा लगता था ओबीसी का सर्टिफिकेट के कारण, इसलिए वहां पे एडमिशन लिया था। तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो सबको भेज दिया। मेरा रूम पार्टनर था, उसको भी बोला कि मैं जा रहा हूँ कल, तो वो भी निकल गया। फिर घर में बोला कि मेरे को छुट्टी नहीं मिली, तो मैं रहा घर उसी गाँव। इसमें मैं रोज नोट्स निकालता था, जो भी कॉलेज का जो निकाला, क्योंकि बीएससी बायोटेक का वो महाराष्ट्र, तो हम नोट्स भी निकालते थे सेकंड बैच क्योंकि नोट्स नहीं मिलते थे, टेक्स्ट बुक रहते नहीं थे। बायोटेक्नोलॉजी नया कोर्स था महाराष्ट्र में और बाकी का 30 दिन का छुट्टी था। तो हमने पूरा मौन में बिताया, एक से भी बात नहीं किया, किसी से भी बात नहीं किया 30 दिन। सब्जी लाते, सब लाते, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे। तो वो बहुत सुंदर अनुभव हमारे जीवन में रहा। उसके बाद कभी टाइम नहीं मिला 21 दिन का मौन कर पाए। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहा है। जी जी जी। तो हमारा बीएससी कंप्लीट हो गया। बीएससी के बाद हमारे पास पैसा नहीं था एमएससी पढ़ने के लिए, तो हमने सोचा बेंगलोर जाएंगे। चाचा जी थे वहां पे हमारे, तो बेंगलोर में जाकर के जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर एमएससी को एडमिशन लेंगे। तो जॉब मिल गया होस्कोटे नाम का एक प्लेस पे। और रहता था मैं सिटी में, जॉब था 30 किलोमीटर दूर, माना कोलार डिस्ट्रिक्ट में रहता था। बेंगलोर में और कोलार डिस्ट्रिक्ट में रोज अप एंड डाउन होता था, क्योंकि कंपनी का गेस्ट हाउस सिटी में था। और वहां पे अप डाउन कर, वहां पे गया तो पहली बार जॉब कर रहा था। और मैं कभी मेरे सबऑर्डिनेट्स को कभी डांटता नहीं था। बहुत कम सैलरी थी लेकिन अच्छी थी, पोजीशन अच्छी थी, केमिस्ट का जॉब किया। तो उसमें ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे अभी 2-4 दिन पहले आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था और 500 करोड़ का नुकसान किया 5000 लोगों ने मिलकर के। तो ऐसा एरिया में था वो। और 300-400 वर्कर थे, लेकिन बाबा का ज्ञान होने के कारण बड़ा सॉफ्ट हम वहां पे बिहेव किए। 6-7 महीने हमने वहां पे काम किया।
लेकिन सभी को लगा कि 1-2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पहली बार उस कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार किसी एम्प्लॉय का फेलिसिटेशन हुआ, सेंड अप पार्टी हुई और हमने सभी को किताबें बांटी। और उधर जब हम रहते थे उस 6 ही महीने के अंदर हाँ, उस वहां पे 2 सेंटर थे उस गांव में, एक 2-2 अलग-अलग जोन के थे। हम जिस सेंटर को जाते थे वो हमको 25 दिन लगे मिलने के लिए। तब तक हम कंपनी के गेस्ट हाउस में रहे और हमको भी पहले ऑप्शन था, पहले चाचा जी के पास रहे। चाचा जी थोड़ा ज्ञान में नहीं थे, वो प्याज लहसुन का बनाते थे। तो हमने क्या किया, जानबूझ करके जॉब ऐसा ढूंढा कि उनके पास रहने नहीं पड़े, दूर रहना पड़े। तो जॉब ऐसा आए थे। इधर भी एक 20 दिन हमने बाहर खाना खाया, जो कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना पहचान है उस सिटी में, कुछ नहीं था। तो बहन जी ने भी मना 20 दिन देखा, हमको परखा कि ये भाई मैच होगा रहेगा नहीं। फिर 20 दिन के बाद उन्होंने ऑफर किया कि एक भाई है वहां पे, आपको रखेंगे, आप रहेंगे क्या। वैसे तो हमको सैलरी कम थी, कंपनी हमको रहने खाने का आने जाने का चांस सब फ्री में देती थी, फिर भी हमने सोचा कि नहीं चलो, तो फिर आ गए हम। तो हमको सैलरी थी 6,000, एज अ ट्रेनी हमने ज्वाइन किया था। 6 में 3 तो ऐसे ही जाते थे और बाकी 3 तो क्या सेविंग करेंगे। तो 6 महीना उधर रहे, लेकिन ऐसी सेवा हुई वहां पे। हर हफ्ते हम सेवा जाते थे, उमंग उत्साह बढ़ाते थे, क्योंकि बहुत कम एज के ज्ञान में थे वहां पे सब। सेंटर ओपन होके 7-8 साल हो गया था, कुल मिला के 7-8 लोग आते थे, तो संख्या भी वृद्धि हुई उसमें। और हम संडे संडे जाते थे। एक बार हम एक संडे गांव में गए थे, जो कि आपको पता हो कि बेंगलोर सिर्फ 100 साल पहले बना हुआ सिटी है। इट इज नॉट हैविंग एनी हिस्ट्री। 100 साल पहले वहां पे जंगल हुआ करता था। तो आप सोच सकते कि वहां के गांव कैसे थे। तो हम एक गांव में गए और लोग लाठी चाकू छुरी सब लेकर के आ गए। तो हम हमें से कोई डर गए। मेरे को तो आइडिया नहीं चल रहा था, लग रहा था, मेरे को लगा ये कुछ काम करने आ गए हैं चाकू वगैरह लेकर के। तो हमारे तरफ बढ़ गए। तो हमारे में से एक भाई था कि वो लोकल का था, उसको पता था कि ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने झट से लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाया और ज्ञान सुनाने लगा। तो तब हमको समझ में आया कि वो गांव वालों ने समझा कि हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा व्हाइट साड़ी वगैरह, क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा सिटी है उसमें 500 चर्च है बड़े बड़े। और बेंगलोर के आसपास बहुत सारे मठ है, बहुत सारे, बहुत ज्यादा मठ है। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मठ है। और जिनको लगता है साउथ इंडिया में का क्यों सेवा नहीं होती है, कोई साउथ इंडिया में जाकर के देखे और ट्राई करे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सेवा देयर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है, चैलेंजेस होता है। जब ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप गवर्नमेंट के पास जाते हो तो आपको एक मठ या फिर एक आश्रम के जैसे देखते, वन ऑफ द आश्रम, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आश्रम यू आर वन ऑफ द आश्रम, ऐसे वो देखते हैं। फिर भी भावना अच्छी है वहां पे और बहुत कुछ सीखा। और हम जैसे, हमको पता है, जैसे आप बाहर जाते हो आपको समझ में आता है दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो बहुत कुछ सीख सकते हो, लाइफ बहुत एक्सप्लोर हो जाती है जितना हम घूमते हो बाहर। तो उधर 6 महीना रहे। 6 महीने के अंदर एक गांव में गीता पाठशाला हुई और मेरे को कन्नड़ा नहीं आता था। हमारा कन्नड़ा जो था, जैसे यहाँ पे खानदेशी मराठी होती है और पुनेरी मराठी, फर्क है ना, ऐसा हमारा कन्नड़ा था माँ बाप जी का। और हम वहां पे जाकर के वो यूज करते थे। जब हमको पहली बार वहां पे संधि में बिठाया और बोला कि मुरली पढ़ो, तो उधर के लोग बोलने लगे कि आप हमारे भाषा का कत्ल कर रहे हो, खून कर रहे हो आप हमारे भाषा का। तो, तो फिर भी हम उतरे वहां से। फिर दूसरे दिन फिर बहन जी ने बोला आप डरो मत, करो क्लास। हम अपने धीरे धीरे हमारा भाषा इंप्रूवमेंट होता रहा। हमको जॉब मिलने से पहले उन्होंने बोला कि भाई आप कन्नड़ा में अगर सब बात कर पाओगे तो ही जॉब मिलेगा। हमने चैलेंज लिया, 20 दिन में हम अच्छे से कन्नड़ा सीख लिए। मना बहुत से चैलेंजेस आए। और वहां पे एक गीता पाठशाला ओपन हुआ और उसका ओपनिंग के दिन मना मेरे को ऐसा ऐसा किया कि भाई जी आपका ही कारण ये हुआ। तो क्रेडिट लेने का बात नहीं होता है, लेकिन जब भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बाबा हमको रोल देता है, पार्ट देता है, तो एक मेमोरी बन जाती है, खुशी होती है कि भाई चलो उधर जो बना, सेवा हुआ, उसमें बाबा ने हमको यूज किया। सो दैट इज द सेटिस्फेक्शन। उसके बाद हमने सोचा कि सेविंग तो हो नहीं रहा है, हमने जॉब छोड़ दिया, फिर आ गए
गांव को। फिर एक दो जगह अप्लाई किया, हमको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉब मिला, जॉब ने एडमिशन मिला। ओडिशा गए, वहां पे देखा कि नहीं भाई थोड़ा डोनेशन ज्यादा है। हम बचपन से बड़े पक्के थे, डोनेशन नहीं देना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, ऐसे ही मना। गाड़ी भी हमने सीखी नहीं थी, अभी तक हम गाड़ी नहीं सीखते थे, क्योंकि हम सोचते थे पोल्यूशन क्यों करना है, वो भी कर्मों का हिसाब किताब है। हमको बचपन में गलती से, हमारा हैंडीकैप है पाँव, हमारा पाँव देखेंगे अगर फोटो तो छतरी के जैसे दिखता है, छतरी के हैंड के जैसे, बड़ा ऐसा टेढ़ा वगैरह पाँव था। धीरे धीरे अभी कर्मों का हिसाब किताब कम होते गया, ऑटोमेटिकली पाँव सीधा हो गया, अभी बहुत कुछ काम कर सकते हैं हम। तो हमको गलती से हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिल गया था, एक कैंप था, हम उसमें गए, हमको सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमको रेलवे में फ्री, बस में 25% टिकट वगैरह, ऐसा सब बहुत कुछ था। 5 साल के बाद जब रिनोवेशन आया और हमारा एमएससी का एडमिशन था, अगर मेरे को दिल्ली में जवाहरलाल जेएनयू जिसको कहते हैं उसमें एडमिशन लेना था, दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए मेरे को सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, मेरे को इसके हैंडीकैप की। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, रिनोवेशन नहीं कराएंगे। बाबा ने हमारा 40% जो पाव था 5 साल में 20 पे लेके आया है। और हमने फिर भी दिखाया, ठीक है अगर डॉक्टर बोलते हैं, हम ससुन में आए, दिखाया, ससुन वाले बोले भाई तुम्हारा 20% ही है। तो हमने बोला चलो 20% ही है तो नहीं करेंगे कुछ। और भी काफी तरीके थे रिनोवेशन करने का सर्टिफिकेट, लेकिन हमने नहीं किया। हमने सोचा कि जो भी स्ट्रगल होना है लाइफ में होने दे, लेकिन करेंगे नहीं। तो ये हमारे साथ हमेशा रहा। तो हमने डोनेशन नहीं भरा। फिर मैंगलोर में हमको एमएससी बायोसाइंस को एडमिशन मिला, बायोटेक थोड़ा से चूक गया। फिर हम फिर से बेंगलोर में ही गए। पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन जो भाई लोग वहां पे पढ़ते थे, ज्ञान सेंटर में रहते थे, वो बोले कि सुशील भाई, मेरा सिचुएशन उनको पता था, तो उन्होंने बोला सुशील भाई हम खर्चा करेंगे, आप आओ, हम आप सेवा करो यहाँ पे। तो उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने बुला लिया, उन्होंने पैसा भर के एडमिशन करा दिया। तो हम गए। फिर उसके बाद 1 साल हम पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने फीस तो दी, लेकिन जाने आने का खर्चा, खाने का खर्चा नहीं था, और लोन तो अप्रूव नहीं हो रहा था। ऐसी सिचुएशन थी। और हमने बोला नहीं, पढ़ेंगे नहीं एमएससी। एग्जाम ही नहीं गए। हम एग्जाम नहीं गए, घर में बोल दिया, हमने छोड़ दिया, एमएससी छोड़ दिया, अब हम जॉब करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ तो करेंगे। क्योंकि हमारी बहनें भी थी, उनको भी पढ़ाने का जिम्मा था। तो पिताजी ने बोला अरे तुमने ऐसे कैसे किया, बताना तो था, एग्जाम को नहीं जा रहे हो, एग्जाम को मिस करके बता रहे हो, तुम्हारा लोन अप्रूव हो गया। तो फिर ऐसा गड़बड़ हो गया। फिर मैंने लोन लेकर के पढ़ाई की। और उसमें भी क्या होता था, एक होता है फीस के लिए खर्चा, और बाकी का खर्चा होता है आपके खर्चे के लिए, माना हॉस्टल फीस, ये वो। जो हॉस्टल फीस वगैरह जो रहता था ना, वो मेरे बहन को देता था, वो भी पुणे में पढ़ती थी एमजेएमएस। तो मैं उनको देता था, और बाकी मैं दोस्तों के इससे उससे कर्जा लेकर के पढ़ता था। तो हमने ऐसे करके दोनों भी पढ़ाई की, मेरी भी एमएससी हो गई, उसको भी एमजेएमएस हो गया। तो ऐसे पढ़ाई करते करते एक बार हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे एक जगह पे आपको जाना है, वहां पे सेवा है, प्रदर्शनी। तो हम गए वहां पे। तो हमको लगा कि भाई यहाँ पे जैसे तीर्थ क्षेत्र होते हैं, ऐसे हाईफाई ओझर, हमने ओझर देखा था, लेनेंद्र देखा था, ऐसा कुछ हाईली डेवलप्ड ये रहेगा, और वहां पे प्रदर्शनी है। तो हम बहुत ठीक होकर के गए थे, माना अच्छा ड्रेस डाल के गए थे। हमको देख करके वहां का भाई डर गया, उनको लगा यार ये तो बहुत स्टैंडर्ड लगता है, अमीर लगता है, बहुत स्टैंडर्ड है, और ये हमारे रेंट के सेंटर में कैसे रहेगा, 2 दिन सेवा के लिए आया है ये। तो जब इनका सिचुएशन हमने देखा सब, तो हमको लगा चलो ये भी अपनी वाली है। तो उस दिन हमको ऐसा लगा कि हम शांतिवन में आ गए, और ब्रह्मवा के टाइम में चले गए। और वहां पे कुआं था, कुआं से पानी निकालो, ठंड का मौसम था, सेवा किया। वो भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एनआईटी से समर्पित था। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद बुलाया, बहुत बड़ा प्रदर्शन लगता था, दक्षिण काशी था वो तीर्थ क्षेत्र, शिवगंगे नाम का। तो बहुत ज्यादा सेवा होता था। मैं और 5 मिनट लूंगा, चलेगा क्या, क्योंकि बीच में टाइम गया था। ठीक है। तो उधर लाखों लोग आते थे, लाखों, कम से कम 10 लाख लोग पर ईयर ये करते हैं, एज पर दी गवर्नमेंट का जो नंबर है, मिनिमम 10 लाख पीपल विजिट देयर पर ईयर। तो वहां पे 2-3 ऐसे फेस्टिवल होते थे कि 1-1, 2-2 लाख लोग एक ही दिन में आते थे। तो ऐसा फेस्टिवल था, उसमें उन्होंने प्रदर्शनी में बुलाया। तो हम जाते थे, 50 लोग 60 लोग, कुमारी रहते थे 40-50 जन सेवा के लिए।
क्योंकि वहां पे कोई बहन नहीं थी। तो वहां पे गए एक दिन और सब सेवा हो गया, रात को 12 बजे सो गए। वो भाई बड़ा इंस्पिरेशनल था। उसने एनआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था। एनआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ गुड स्टेटस। तो वो जॉब वगैरह छोड़ करके समर्पित होकर कर रहा था और सुबह वो 3 बजे जगा। हम देख रहे थे क्या कर रहा है वो। तो योग किया उसने आधा घंटा और 3:30 बजे वो बर्तन मांजने शुरू कर दिया। ठंड था, बहुत ठंड था और पहाड़ था। पहाड़ के बगल में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो हमने बोला भाई जी आप उठो, हम करेंगे। बाकी के सब सोए थे। उनको लगा कि ये कैसे करेगा, ये तो बड़ा नाइव है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ सोचते थे। लेकिन हमको लगा, हमने ठंड में वो धोया और ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा बर्तन थे, थोड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा। अब समझो 100 लोगों के बर्तन थे, 100 लोग आके गए थे। तो वो प्रभावित हो गए हमारी निरंकारिता से। बाबा ने उस दिन वो टेस्ट लिया हमारा और हम थोड़े ही दिन में हमको चांस मिला सेंटर में। अपने सभी अच्छी क्वालिटी है और आप बेंगलोर में रहो, आपको इतना, वो 70 किलोमीटर दूर था सिटी से। तो उधर वो बोले कि हम भी आपके लिए बेंगलोर में आएंगे, आप आएंगे तो हाँ हम दोनों सेंटर में रहेंगे। बहनों की कमी होती थी और वहां पे मंजू बहन जी थी। ऐसे बाबा को भी थैंक्स कहेंगे। ऐसी बहुत अच्छी टीचर हमको मिली, इतनी निरंकारी टीचर। उन्होंने बोला कि भाई मेरा सेंटर में तो 8-9 सेंटर को जाना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, इधर कोई नहीं रहता है। और वो कैसे एरिया में था बेंगलोर में कि जहाँ पे स्टूडियो था, फिल्म का स्टूडियो। तो उस स्टूडियो के आसपास बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर आके घूमते रहते थे, आसपास भी बहुत लोग रहते थे। तो होता है ना फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बहुत लोग आर्टिस्ट वहां पे थे और उनको बाकी भाषा के रहते थे। तो हमारे दीदी बोले आप लोग पढ़े लिखे हो और वो भाई सभी कोर्स के लिए सुबह सुबह आते हैं, हमारे साथ कोई बहन भी नहीं है, तो आप दोनों शिफ्ट हो जाओ। तो बहन जी 3 साल के लिए वहां चली गई, गांव में, छोटे गांव में गीता पाठशाला में चली गई। और हमको जोन इंचार्ज से परमिशन लेकर के, हमको सेंटर में रहने का परमिशन लेकर के उन्होंने रखा। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा अजीब लगा कि हमको ऐसे कैसे चांस मिला। तो हमने काफी सेवाएं की, अच्छी सेवाएं की। हमको याद है एक बार कोई एक होटल में एक्टर्स लोगों का और सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक मीटिंग था। वो एक शिमोगा में जमीन लिया था उन्होंने और वो ऐसा कुछ आश्रम कम स्कूल खोलने वाले थे जो कि सोशल वेलफेयर के डोनेशन करेंगे और एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड समथिंग ऐसा कुछ तो बनाने वाले थे। और उनको वैल्यू एजुकेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी की सहायता आवश्यकता, वो सभी हमारे स्टूडेंट थे उसमें से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो लास्ट था क्योंकि होटल में जाना पड़ता है और बहुत कुछ खाना वगैरह होता है, उसमें बी के लोग जाना, लोगों को रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है। तो उसके बाद हम नहीं गए। लेकिन हम स्टार्टिंग के 2 साल हम एमएससी भी पढ़ते थे और बाकी का उधर ध्यान कम हो गया मेरा, 2-3 सब्जेक्ट भी चले गए, फेल हो गया 1-2 सब्जेक्ट में मैं। लेकिन सेवा इतना हुआ कि 1 साल के अंदर 6-7 लोग आते थे। 1 साल के अंदर हमने कम से कम 700 लोगों को कोर्स दिया। उसमें से कंप्लीट कोर्स 350 लोगों का हुआ, आधा में छोड़ के 350 लोग चले गए। और 1 साल के अंदर 70-80 रेगुलर स्टूडेंट हो गए। और हम दोनों भी पढ़े लिखे थे, तो हम सोचते थे कि स्टैटिस्टिक वर्क्स, नंबर्स टेल द ट्रूथ। तो हम पूरा स्टैटिस्टिक रखते थे, देखते थे कौन मिस हो रहा है, कौन, हर एक का अटेंडेंस लेते थे, ग्राफ बनाते थे, चार्ट भी, सेवा भी ऐसे करते थे, चार्ट में भी ग्राफ रहता था। फिर 8-9 सेंटर जो मंजू बहन जी के कनेक्शन में अंडर में थे, तो उनका भी सेवा करना, प्लानिंग करना, सब मिलाकर पुरुषार्थ करना। तो मंजू बहन से भी एक बड़ी बहन जी थी, हेमा बहन जी, बहुत साल से, 40-50 साल से ज्ञान में थे। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो शरीर छोड़ने के बाद फिर वो सेंटर डिवाइड हो गए, कुछ सब सेंटर पे सेंटर तो अलग अलग हो गए। फिर हमारे पास 3 सेंटर आ गए, तो कारोबार कम हो गया। मंजू बहन जी का भी बहुत ये जिम्मेवारी कम हो गई, तो मंजू बहन जी फिर इधर आ गए, गांव सिटी में आ गए। तो हम टोटल 8 साल वहां पे रहे। तो ऐसा कोई सेवा नहीं है कि जो बाबा ने हमको दिया नहीं है। स्टेज पे क्लास करने का बात हो, पब्लिक हो, प्रोग्राम हो, या फिर ड्रेनेज क्लीन करने का काम हो, वेल्डिंग हो, कारपेंट्री हो, इंटीरियर डेकोरेशन हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बाबा ने हमसे कराया नहीं है। सब सिखाया है बाबा ने और ऑलराउंडर सेवाधारी बनाया है। और शायद मेरे को लगता है ये सब
दूसरों को पालना मिले, बाबा की सेवा बढ़े, इसलिए बाबा हमको तैयार कर रहे थे। तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत उधर हमको चांस मिला और हमारे बहुत रिलेशंस भी बढ़ गए। हमने सभी हमारे भारत के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जी जो है देवे गौड़ा, उनको भी 2-4 बार मिले थे। हाँ, वो एक किस्सा रह गया बताना। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा शिवगंगे में 64 मठ थे, 64। तो उसमें अभी कम होकर के 15-16 मठ अभी भी है और हर एक मठ के पास 30 एकड़ से लेकर 50 एकड़, किसी के पास 10 एकड़ ऐसा जमीन है। और बाकी का जो जमीन है फॉरेस्ट में आता है और कुछ एक जमीन जो है तीर्थ क्षेत्र के पास आता है। तीर्थ क्षेत्र माना वो जो कहते हैं उसके डिपार्टमेंट को आता है। तो वहां पे जमीन नहीं मिल रही थी और मेरे से पहले भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हम बहुत बार मिनिस्ट्री को भी गए, हम पैसे दे करके भी खरीदने के लिए रेडी, कोई लेने के लिए रेडी नहीं, ऐसा होता था। तो गांव का सरपंच जो था वो स्टूडेंट बन गया था, लेकिन बाद में वो अधर कुमार बन गया, फिर थोड़ा संपर्क से दूर। तो हमने सोचा कि बाबा ये करना ही है। तो भाई जी ने बोला आप करो, 1-2 मिनट। भाई जी ने बोला कि देखो सुशील भाई, आप देखो इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या, क्योंकि उनको लगता था कि सुशील भाई का होता है बहुत बार सक्सेसफुल। तो वहां पे हमने बोल दिया सरपंच जी को कि देखो भाई, हमने इधर 10 साल टाइम वेस्ट किया है हमारा, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हो रहा है। वो बोले कि आपकी तो सेवा हो रही है। हमने बहुत सेवा उसमें की, 40-50 गांव में हमने सेवा करते थे, बहुत सारे गांव में गीता पाठशाला खुलते थे। लेकिन उधर गांव में बहुत कम लोग थे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र होने के कारण ओनली टूरिज्म रिलेटेड ही बिजनेस चलता था, टूरिज्म रिलेटेड ही वहां पे लोग रहते थे। लेकिन हमको एक रिट्रीट सेंटर या फिर ऐसा कुछ तो बनाना था वहां पे। तो हमने बोल दिया सरपंच जी को, हमने बोल दिया कि भाई हम निकाल रहे, सेंटर बंद कर रहे। तो उसने कॉल किया मंजू बहन जी को। मंजू बहन जी को भी पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है सुशील भाई। तो मंजू बहन जी भी आ गए। वही तो हमने बोला, हमने ऊपर ले बात किए, उन्होंने बोला कि 10 साल से आप वहां पे हो, आप निकाल दो सेंटर, हम कभी निकाल देंगे। चूंकि वो बीके था, पक्का बीके था पहले, एक जमाने में पक्का स्टूडेंट था। उसको लगा कि अरे हाँ, ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो हमने बोला देखो, आप अगर हमारा काम नहीं करोगे छोड़ना पड़ेगा। तो सरपंच था और सरपंच से वो माना नेक्स्ट टर्म दूसरा कोई सरपंच बन गया था, लेकिन कुछ अथॉरिटी थी उसके पास। तो हम पहले भी बहुत पॉलिटिशियंस के पास गए थे, लेकिन उन्होंने एक ट्रिक किया कि फॉरेस्ट के जमीन में हम दिखा सकते कि परंपरा से माना उनके बाप दादा के जमाने से उसको उन्होंने खेती बाड़ी उधर चलते थे, वो उन्होंने क्लेम किया और उन्होंने उनके नाम पे लिया और वो हमारे नाम पे ट्रांसफर किया, बाबा के हरि भाई जी के नाम पे दिया। कारण क्योंकि यज्ञ में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये फिर हरि भाई जी विल करेंगे। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो बाबा ने उस चीज के लिए निमित्त बनाया। अभी कम से कम 60/80 की जमीन मिली है और बहुत खुशी है। और 1-2 गीता पाठशालाएं थी। हमारा जो एरिया था पिन्या, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें 10-12 लाख से भी ज्यादा लेबरर्स लोग रहते हैं। तो वहां पे सभी ऐसे ही लोग, लेबर लोग ही आते थे और उसमें कोई ऐसे रिच लोग नहीं रहते थे, सभी आसपास ज्यादा रेंटेड लोग ही रहते थे। ऐसा नहीं, बाबा तो गरीब निवाज है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमने सोचा कि फंड रेजिंग सेंटर तो साउथ में तो बहुत रिट्रीट सेंटर बड़े बड़े हैं, लेकिन थोड़ा धनसेवाद में कच्चा था हमारा सेंटर। तो हमने सोचा कोई स्टैंडर्ड एरिया देखे कि जहाँ वेल टू डू लोग हो, थोड़ा स्कोप हो फ्यूचर में। तो एक तो गुरगुंटेपाड़े में गीता पाठशाला के लिए 3-4 महीने रह करके शुरू कर दिया था। और उसके बाद जल्लाड़ी विलेज नाम का एक एरिया था, जहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HMT क्लॉक का बहुत बड़े बड़े कॉलोनीज थे, वेल टू डू लोग थे और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे गीता पाठशाला ओपन करने के निमित्त बने और वहाँ पे 1-2 साल में ही बहुत अच्छा से पिकअप हुआ और बहुत अच्छा से सेवा वहाँ पे होने लगी। आवाज आ रही है गणेश भाई जी? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सॉरी है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। अभी ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट में खत्म कर देंगे हम। ओके। तो
जल्लाड़ी विलेज में अभी कम से कम 20 जन हर साल मधुबन जाते हैं। वहां पे भी अभी हाल ही में एक बाबा का घर बना है, एक बैंक में जॉब करते हैं बहन जी, उन्होंने वहां पे घर बनाया है, बाबा को दिया है। और एक बाबा का घर मिला है रिसेंटली। और एक गीता सेंटर था, वहां पे हम सेवा करते थे, वो भी ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र है। आपने अगर देखा लास्ट बाबा मिलन में स्टेज पे 2 स्वामी जी थे, वो हमारे सेंटर से बोले, तो उस एरिया में भी अभी इसी महीने से कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है म्यूजियम कम सेंटर का। लेकिन हम वहां पे संतुष्ट, लास्ट में हमारा संतुष्टता कम हो गया, क्योंकि थोड़ा स्पॉटलाइट है ना, ओके, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वहां पे हमको क्या लगा कि चलो यहाँ पे हमारा रोल खत्म हो गया है, घर में भी बहुत जिम्मेवारी थी। दूसरी बात ये थी कि हम जॉब करते थे, जॉब में हाँ पूरी तरह से डेडिकेटेडली सेवा नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमको परमिशन मिला था सभी का, कोई नहीं चाहते थे कि हम इधर आए, लेकिन हमने सोचा कि जब तक ये फैमिली का हमारा सॉल्व नहीं होता है तब तक हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम वहां से इधर आए, वो भी बुलाते हैं, आज भी बुलाते हैं, लास्ट संडे भी मेरे को बुलाया था। तो वहां पे सेवा चलती रहती है। और खास करके पद्मा दीदी जी का जिक्र करना चाहेंगे, उन्होंने हमको चांस दिया सेंटर में रहने के लिए, भाइयों को, और थैंक यू उनको भी कहते हैं अगर वो सुनेंगे भविष्य में। उसके बाद जब पुणे आए तो हमने सोचा कि इधर नहीं बताएंगे कि हम सेंटर में रहते थे। हम सोच रहे थे कि बाबा को हमको यूज करने दो, किसको जिसको जिसको पता था हमने बताया कि नहीं बताना है। और देखे सोचा कि अगर हमारे में क्वालिटी है तो बाबा यूज कर ले। और एक बात होता है, जो सेंटर में रहते हैं ना, उनको उनका प्रॉब्लम ही अलग होता है, उनको कभी रेस्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। कोई भी हो सेंटर में रहने वाले बहने लोग, ऐसा उनको कभी तो लगता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मेरे को तो ऐसा हो गया था, क्योंकि जॉब की जो भी छुट्टी मिलती थी सेवा में लेती थी। सेंटर में रह करके भी मैं मधुबन नहीं जा पाता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, क्योंकि जो भी छुट्टियां मिलती थी वो सेवा में यूज हो जाती थी। तो मैं थक सा गया था, 8 ही साल में मैं थक सा गया था। और घर का जिम्मेवारी भी देखना, सेंटर भी देखना, फिर सब सब जॉब था, सब कुछ था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, रेस्ट नहीं मिलती थी, ये सब चीजें होता था। तो हमने सोचा कि चलो हम इधर आएंगे तो कम से कम 1 साल तो रेस्ट लेंगे, बताएंगे नहीं कुछ, सेवा में ज्यादा नहीं रहेंगे, हम 100 पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देंगे। तो इधर आने के बाद अभी फिर से सेवाएं शुरू हुई है। और कुमारों के लिए कुमारों का जो प्रोग्राम चलता है उसमें छोटी छोटी जिम्मेवारी अब बाबा हमको देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना अच्छी तरह से कर पाए। तो यहाँ पर भी आए, कुछ ना कुछ सहयोग होगा, कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा। यहाँ से चिंचवड़ को आने से पहले भी 5 सेंटर हम गए थे, 5 जगह पे रहे पुणे में। 1 साल में हम 5 जगह पे शिफ्ट हुए, और उसके बाद चिंचवड़ में आए। तो बड़े भाग्यवान हैं। और अश्विनी जी के साथ, बहन जी के साथ, यहाँ के सभी आत्माओं के साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब है। आप सभी का पालना का भाग्य हमको मिल रहा है, खास करके दीदी जी का, कोरोना दीदी जी का, छोटी बहनों का, फिर स्वप्निल भाई जी का, नौनंद भाई जी का, सभी एक से बढ़िया एक है। हमने सोचा कि भाई हमने बहुत कुछ किया जीवन में, लेकिन पिछले 15 दिन में अनुभव सुन करके लग रहा है कि हमने बहुत कुछ करना है, क्योंकि एक से बढ़िया एक आत्माएं हैं सभी तरफ। तो और भी बहुत सी चीजें हैं, हम कभी फिर से वो चीजें बताएंगे। और एक चीज हम आपको बताना समझते कि वो बताना चाहिए, हम क्यों कुमारों के प्रोग्राम में सेवा में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। हमारा हस्कोटे में थे तो 1.5 साल हमारा एक रूम पार्टनर था, जिसने हमको पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया, बड़े भाई के जैसे हमारी पूरी जिम्मेवारी लेकर के हमको पढ़ाया सिखाया। वो भाई ने, किरण भाई उनका नाम था, उनके कारण ही मैं रिटर्न बेंगलोर गया। उनका बड़ा ट्रेजेडिक जीवन था, ट्रेजिक जीवन था। बचपन में उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। व्हाट इज द क्या रीजन था? क्योंकि उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली, उनकी माताजी ने मुसलमान बन गई, और उनके पिताजी जो थे वो डिप्रेशन में जाकर के दूसरा शादी किया। तो ये
अनाथ हो गए। ये इनको मामा ने संभाला, पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं इनसे, माता पिताजी नहीं थे तो उतने संस्कार नहीं मिले, तो गुंडागर्दी करना इनका आदत हो गया था। और उन्होंने जो स्टोरी बताई मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी 100% पता नहीं है सच है झूठ है, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई कुमारी थी, उनको उनके ऊपर उनका दिल आ गया, तो उन्होंने उनको बोला कि हमको आप पसंद है, तो उन्होंने बोला आप थोड़े दिन आश्रम आ जाओ और आप देखो कैसा है, हम इसको जाते हैं, आपको कैसा लगता है ये देखो। तो उन्होंने बोला है इसलिए ये गया, फिर ये पक्का बीके बन गया, फिर पुमा रहने का डिसीजन लिया। लेकिन उनके जीवन में एक एम्प्टीनेस था। मना बाबा का अनुभव किया बहुत अच्छा, हमने हमारे साथ तो इतना अच्छा उनको लगता था, बहुत अच्छा लगा उनको, जैसे कि मेरे को छोटे भाई को जैसे संभालते वैसे संभालते थे। फिर उनके पुलिस में भी बहुत बार कंप्लेंट हुए थे ज्ञान से पहले, वो सब छूट गया, अच्छे बीके बन गए थे, बहुत अच्छी सेवादारी बन गए थे, बहुत पावरफुल सेवादारी बन गए थे। लेकिन वो एम्प्टीनेस धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया, जैसे हम सेंटर में आने लगे उनको छोड़ दिया तो वो अकेले पड़ गए। और 2-3 बार उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, हम 2-3 बार बचाने को गए, और लास्ट मोमेंट में उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। वैसे पोस्टमार्टम में आ गया कि भाई उनका कुछ हार्ट अटैक वगैरह है, लेकिन जिस दिन 31 दिसंबर को जिस दिन बाबा मिलन था, बाबा मिलन को जाने वाले थे, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था उनका, और बाबा का ड्रेस डाला था उन्होंने, बैज भी डाला था, बाबा को मिलन मनाने जाने वाले थे, और हमको 1 जनवरी को सुबह में कॉल आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने बहुत पेन देखा उनके जीवन में, और कभी कभी हमको लगता है कि उन्होंने 2-4 बार सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो हमने कुछ करना था, वो बहुत पेनफुल इवेंट है लाइफ में। लेकिन हमने सोचा कि एक सीखा, 2-3 चीजें सीखी, वो तो बताऊंगा नहीं, टीचर जब सेंटर में रहने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो कभी तो फिर बताएंगे। लेकिन उनके बारे में हमने सीखा कि भाई लोग जो होते, कुमार जो लोग होते हैं, वो मन से वीक होते हैं, नेचुरली बॉडी से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सब काम वो शक्ति का यूज करके करते हैं। और बहनें जो होती है, कुमारियां जो होती है, वो मन से स्ट्रांग होती है नेचुरली, क्योंकि शरीर वीक होता है तो उनको सब दिमाग लड़ा करके मन का शक्ति का यूज करके ही करना होता है। तो कुमारों को अगर ज्ञान में पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। और हमने सोचा कि ऐसे कितने लोग होंगे डिप्रेशन में जिनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनका पेन हम समझते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो मन का वीकनेस होता है कुमारों में, भले ही सब कुछ ताकत है, सब है, लेकिन मन को मैनेज करना, क्योंकि इतनी ज्यादा शक्ति है, 700 ब्रह्म कुमारों की पावर को हैंडल करने के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत अच्छा साधना चाहिए। तो हम यही कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो और भी बहुत सारे अनुभव कभी बाबा चांस देंगे तो करेंगे। और सभी को इतने शांति से सुनने के लिए धन्यवाद, मौका देने के लिए सभी दीदियों को भी धन्यवाद, और बाबा को भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील भाई जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अनुभव सुनाए, और खास करके सेंटर में रहना और वो भी जॉब के साथ रहना, तो ये बहुत सुंदर आपका अनुभव था कि कैसे आपने वहाँ पे सेवाओं को बढ़ाया। बेंगलुरु में साउथ में सेवा करना तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है, एक एक सेंटर 30-30, 40-40 किलोमीटर में मिलता है, और यहाँ पर तो विदिन 3 किलोमीटर हमें दूसरा सेंटर मिल जाता है। तो वहाँ पे सच में सेवाएं करना, सभी की सेवाओं का बहुत अनोखा अनुभव होता है। तो उसका जो थोड़ा सा जिक्र है वो आपके द्वारा ऐसे डायरेक्ट सुनने को मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे एक अनुभव के साथ।